गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों इस समय मेरी जो है हिंदी की सीरीज चल रही है और हिंदी की सीरीज में ही जो हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय वो चल रहा है हमारा समास अर्थात कंपाउंड्स को लेकर। तो हमने क्या देखा कि हमारी जो ये समास को लेकर जो सीरीज चल रही है उसमें आपका पहला वीडियो मिला होगा समास, समस्त पद, समास विग्रह, पदों की प्रधानता, और हमने एक छोटी सी ट्रिक भी दी थी। उसके माध्यम से हमने क्या क्या चीजें भी याद की। तो उसके माध्यम से हमने देखा कि समास की परिभाषाएं हमको याद हो रही हैं, समास के हमको भेद भी याद हो रहे हैं और साथ ही साथ पदों की प्रधानता भी हमको याद हो गई है। और उसके बाद हमने जो दूसरा वीडियो दिया था वो समास के भेद को लेकर था और समास का पहले भेद को जो हमने लिया था उस वीडियो में तो वो था हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के हमने परिभाषा, उसके उदाहरण और उनके अपवादों की चर्चा की है। उम्मीद करते हैं कि वो पिछला वीडियो आपको द्वंद्व समास का अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी उदाहरणों में कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर उन उदाहरणों को जरूर बताइएगा हमको और हम उस पर जो है विचार करेंगे और आपको उसका उत्तर प्रदान करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। आज जो हमारा है समास, आज हम जिस समास की चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा द्विगु समास। तो चलिए दोस्तों देखते हैं द्विगु समास के बारे में चर्चा करते हैं। आखिर द्विगु समास की परिभाषाएं, उनके उदाहरण और उनके अपवादों को लेकर बारी बारी से समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास जिस प्रकार हमने समझा था द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का मतलब क्या था? मतलब कि दो पक्षों में बराबरी का मामला होता था वहां पर, तो वहीं पर द्वंद्व होती थी, वहीं पर प्रतिस्पर्धा होती थी, कोई किसी से कम नहीं होता था। और हमने एक उदाहरण भी बताया था कि एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये, दोनों ने रस्सी खींचना प्रारंभ किया। अब जब दोनों पर बल बराबर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों पद क्या थे आपके प्रधान थे और दोनों ही पदों पर क्या पड़ रहा था, बल पड़ रहा था, दोनों ही मुख्य थे, तो क्या होगा वहां पर बराबरी का मामला तो जाहिर सी बात है। तो चलिए आज समझते हैं द्विगु को। सबसे पहले तो हम लोग द्विगु को ही समझ लें कि द्विगु का मतलब क्या होता है। तो हमने आप लोगों ने बिहारी भाषा में गिनतियों को जरूर सुना होगा, कैसे पढ़ते हैं। तो बिहारी भाषा में गिनतियों को पढ़ते हैं एगो, द्विगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो, नौ गो और 10 गो। उसी प्रकार से एक गो, द्वि गो से ही समझ लेना है कि यहाँ संख्या आ रही है। क्या आ रही मित्रों? संख्या आ रही है। जैसे हमने बोला कि द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी, तो चलिए हम लोग पहले इसकी द्विगु समास की परिभाषा समझते हैं और परिभाषा के माध्यम से ही हम इसको भी समझ लेंगे कि द्विगु समास में संख्या कहां पर प्रयोग में आती है। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो हमको पदों की प्रधानता जरूर याद होनी चाहिए। देखिए अगर नहीं याद है तो आप लोग उस कहानी को या उसको जो है एक दो बार याद करिएगा, वो याद हो जाएगा। और हमने इसके लिए बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था कि कैसे इसको भरना है। देखिए खाली छोड़े हैं आपके सामने ही भरने के लिए, चलिए देखते हैं कैसे भरते हैं। तो हमने बोला था बहू अगर व्यय करे, बहू अगर व्यय करे तो पति से द्वंद्व होंगे। यही तो बताया था हमने क्या बताया था कि बहू अगर व्यय करे तो पति से द्वंद्व होते हैं। कैसे? ये तीन चीजें हमारी हो गई। मतलब कि ये कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास, ये हो गया हमारा द्वंद्व समास और ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। तीन समास हमारे हो चुके हैं। अब बचते कितने हैं? तीन। तो बहुव्रीहि आपका हो गया है, द्वंद्व आपका हो गया है, अव्ययी आपका हो गया। बचते कौन है? तो कितने बचते हैं? तीन बच रहे हैं। कौन कौन से? कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु समास। तो बस उन्हीं तीनों को यहाँ पर भर दीजिए। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा कर्मधारय, तत्पुरुष और कौन सा समास है? द्विगु समास। और जो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं वो कौन सा है? द्विगु समास को लेकर, क्योंकि द्वंद्व समास हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आपको द्विगु समास के बारे में बताएंगे।
तो इसकी परिभाषा अगर समझी जाए तो हमने जिस प्रकार द्वंद्व की परिभाषा बताई थी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अगर हम अब बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी? तो द्विगु आपका कहाँ है? यहाँ पर है। इसके सामने देखते हैं उत्तर पद प्रधान, मिल गई परिभाषा। चलिए लिखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तर पद प्रधान होता है। और प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य। और मुख्य को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? मेन। मेन आदमी कौन है? मेन का मतलब मुख्य। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? द्विगु समास। साथ ही साथ उत्तर पद तो प्रधान होता ही है, लेकिन इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको द्विगु समास मिले कहीं तो आप समझ लीजिए कि उस समास का पहला पद आपका क्या होगा? संख्यावाची होगा। उसको अभी हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन पहले इसकी परिभाषा को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो द्विगु समास हमने क्या बोला? द्विगु समास किसे बोलेंगे? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो अब आप लोग ये बोलेंगे सर ये कैसे याद होगा पूर्व संख्यावाची? तो संख्यावाची चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। द्विगु आए अगर दिमाग में तो ऑटोमेटिक संख्या जरूर दिमाग में आनी चाहिए। तो जैसे वो आपकी बिहारी भाषा जो होती है, बिहारी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? एक गो, द्विगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो और 9, 10। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं? एक प्रकार की गिनती ही तो है। और इस गिनती को बिहार में किस नाम से बोलते हैं? एगो, द्विगो। बस वहीं से द्विगो निकला है। द्विगो मतलब दो। द्विगो मतलब क्या हुआ? दो। अब अगर दो की चर्चा हो जाए तो समझ लेना क्या आ गया आपके दिमाग में? संख्या आ गई। तो मित्रों परिभाषा कहां से याद होगी? आधी परिभाषा तो हमको यहां से याद हो गई इस कहानी के माध्यम से। और जो हमारी आधी परिभाषा बचती है वो हम लोग बिहारी भाषा एगो, द्विगो। जैसे द्विगो समास आएगा पेपर में, पता चला संख्यावाची, कोई उदाहरण आ गया पंचवटी, तो भैया ये क्या है? पहला पद क्या है? संख्यावाची है। और संख्यावाची में क्या हमने बताया था? संख्या मतलब एगो, द्विगो, मतलब ये कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्विगु समास हो जाएगा। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में ये बात आ गई होगी। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची होता है, उस समास को हम लोग क्या बोलते हैं? उस समास को हम लोग द्विगु समास के नाम से जानते हैं। अब चर्चा कर लेते हैं इनके उदाहरणों की। जैसे हमने बोला एक उदाहरण, नवग्रह। परिभाषा हमारी क्या कह रही है? कि जिस समास का उत्तर पद कौन सा होता है? बाद वाला होता है। उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। प्रधान का मतलब मुख्य हो। और ये जो हमारा उत्तर पद प्रधान है, इसी प्रधान की ही तो संख्या बताई जा रही है भाई। प्रधान तक ज्यादा से ज्यादा इन दोनों शब्दों में अगर आप लोग पढ़ेंगे नवग्रह, तो सबसे ज्यादा जोर किस पर पड़ रहा है? ग्रह पर। ग्रहों की संख्या बताई जा रही है कि कितने ग्रह हैं? नवग्रह हैं। तो बात कह रहे हैं कि नवग्रह में अगर देखें तो कह सकते हैं जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद क्या हो? आपका संख्यावाची हो। पूर्व पद आपका संख्यावाची हो। और अगर आपको उदाहरणों में कोई भी आपका संख्यावाची उदाहरण आता है तो आप आंख बंद करके वहां पर कौन सा समास लगाएंगे? द्विगु समास को लगाएंगे। ये मान लेते हैं ये नवग्रह है। नवग्रह हम लोग क्या बोल सकते हैं? नव, इसका समास विग्रह क्या होगा? नवग्रहों का समूह। देखिए यहां पर समूहों की चर्चा की जा रही है।
कोई भी चीज होगी समूह में होगी तो उसकी संख्या भी होगी। जैसे एक उदाहरण और हम बोले तो हम बोले पंचवटी। ये क्या है मित्रों? पंचवटी। और इसका समास विग्रह क्या होगा? 5 वटों का समूह। और अगर परिभाषा के अनुसार देखें तो उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। वट यहाँ पर प्रधान है और वटों की संख्या कितनी है? 5। पूर्व पद संख्यावाची। क्या करना हमको? सीधा आंख बंद के द्विगु समास में लगा देना है। चलिए और कुछ उदाहरणों को समझते हैं तो और बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं द्विगु समास के उदाहरणों को और देखा जाए। जैसे हमने कहा त्रिभुज। त्रिभुज, ये हमने बोला चौराहा, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमने बोला कि त्रिनेत्र। त्रिनेत्र। अब थोड़ा देखते हैं तो हमने क्या बोला कि द्विगु समास कहां पर होगा? जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद संख्यावाची हो। अब एक चीज और ध्यान दे दीजिए, कुछ मत ध्यान दीजिए, बस आपको दिखे अरे यार 3 दिख रहा है तो माध्य द्विगु समास सही है। ठीक है, 4 की बात कर रहा है, माध्य द्विगु सही है। अब इसमें आ गया त्रिनेत्र। अब यहां पर गलती हो जाएगी। अगर हम लोग इस पर भी ध्यान देंगे कि अगर हम पूरा समास नहीं पढ़ रहे हैं, उत्तर पद को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वहां भी हमारी मिस्टेक होना स्वाभाविक है। कैसे? अगर हमने बोला त्रिभुज तो त्रिभुज का क्या होगा? 3 भुजाओं का समूह। जैसे मैथ में होता है ट्रायंगल, ये तो होगा त्रिभुज। चौराहा, अगर हम बात करें चौराहा की तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 4 राहों का समूह। तो ये हो जाएगा हमारा 4 राहों का समूह, ये हो जाएगा हमारा चौराहा। अब अगर बात आ जाए त्रिनेत्र की तो यहां पर अब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये चीज हम आपको अभी अपवाद में बहुत ही अच्छे ढंग से बताने वाले हैं, लेकिन ये इनको समझने के लिए, द्विगु को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल है, उनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए। जैसे हमने बोला दोपहर, दोपहर को आप लोग नोट करेंगे। नवरात्र, सप्तऋषि, पंचवटी, चवन्नी, अठन्नी, दुपट्टा, इस प्रकार के उदाहरणों को आप लोग करके देखिए और इनमें आपका क्या आ जाएगा? द्विगु समास आ जाएगा। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको किताबों में मिल जाएंगे, बहुत सारी किताबें हैं। आप लूसेंट देख लीजिएगा तो लूसेंट में बहुत सारे उदाहरण आपके इनके मिलेंगे। तो आपको बहुत सारी किताबें हैं, उनको आप लोग पढ़िएगा, उनको उदाहरण देखिए और उनको छाटिएगा। लेकिन सब कुछ ठंडे दिमाग से पूरा हमको पद पढ़ना है, क्या कह रहा है, पूर्व पद उत्तर पद पूरा ध्यान से पढ़ना है। बस जिस समय आपने ध्यान से पढ़ लिया आपको तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सा समास है। चलिए थोड़ी सी हम अपवादों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे अपवाद हैं। जिस प्रकार द्वंद्व समास में हमने अपवाद देखे थे, उसी प्रकार हमारे द्विगु समास में भी अपवादों की संख्या काफी ज्यादा मिलती है। चलिए देखते हैं इनके अपवाद क्या क्या हैं। जैसे अगर आ जाए आपके पेपर में त्रिनेत्र, अभी हमने एक चीज बताई थी, यही उदाहरण दिया था, त्रिनेत्र। बात करें दशानन, दशानन, चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो ऐसे अगर आपके पेपर में आ जाए तो आप लोग सबसे पहले तो ये देखिएगा कि इस तरह के अगर समास आपको मिलते हैं तो इनको पढ़ने पर ही हमारे दिमाग में एक ना एक कोई ना कोई चित्र सामने आता है। जैसे अगर हम त्रिनेत्र बोलते हैं तो त्रिनेत्र बोलते ही हमारे सामने शंकर भगवान जी का चित्र हमारे सामने आ जाता है। अगर हम लोग दशानन की बात करें तो दशानन में आपका रावण का चित्र आ जाता है। चतुर्भुज की बात करें तो चतुर्भुज में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन फिर भी आप लोग इतना लॉजिक लगाइएगा कि चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं हैं, जिसके अर्थात ब्रह्मा जी और गणेश जी। एक चीज आप लोग ये जानिएगा कि अगर बहुब्रीहि, ये जो हमारा बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये उदाहरण सारे किसके हैं? ये बहुब्रीहि के ही है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहला पद क्या है? संख्यावाची है।
और जस्ट अभी हमने बताया कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर कौन सा होता है समास, तो वहां होता है द्विगु समास। इसी प्रकार दश आनन में 10 है संख्यावाची, इसी में चतुर्भुज है, तो ये आपके दोनों कहलाएंगे। जैसे कह सकते हैं ये द्विगु समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। दशानन आपका द्विगु समास भी है और आपका बहुब्रीहि समास भी है। चतुर्भुज आपका द्विगु समास भी है और ये हमारा बहुब्रीहि समास भी है। अब इसको हमें और थोड़ा सा समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इन उदाहरणों को पढ़ेंगे। त्रिनेत्र हमको पढ़ने में एक विशेष कोई व्यक्ति का चित्र बन रहा है या विशेष अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, बहुब्रीहि। जब हम बहुब्रीहि पढ़ाएंगे तो फिर से इस चीज को बताएंगे, लेकिन अपवाद आया है तो आपको दोनों चीज यहीं पर क्लियर कर देते हैं। आगे चलकर ये बहुब्रीहि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर बहुब्रीहि आ जाए और कोई अन्य समास आ जाए, कोई भी समास आ जाए, इसकी टक्कर कोई नहीं दे पाएगा। ये सबसे बड़ा समास है, इसको दिमाग में रख लीजिए। चूंकि हमने सबसे पहले इसीलिए लिखा है तो इसको आप लोग सबसे बड़ा मानिएगा। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो इसी को ही टिक करिएगा, सीधा इसी को ही करना है। क्यों? क्योंकि ये सभी समास का क्या है, बाप है। ठीक है, तो अगर आपका द्विगु भी दिया है यहाँ पर और बहुब्रीहि भी दिया है और ऑप्शन में दिया है दोनों, तो आप लोग करेंगे दोनों। ठीक, अगर आपके में दोनों ऑप्शन में नहीं दिया, यहां पर आ जाए तत्पुरुष और आ जाए द्वंद्व, तो आप लोग कौन सा लगाएंगे त्रिनेत्र में, तो भैया सीधे बहुब्रीहि आप लोग लगाइएगा, ये वाला। द्विगु मत लगाना, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुब्रीहि लगाएगा। हाँ, अगर बहुब्रीहि ना हो और यहाँ पर आ जाए कोई भी समास अव्ययी भाव, तब आप लोग किस में लगाएंगे, द्विगु में लगाएंगे। इसी प्रकार दशानन, मतलब दशानन का मतलब 10 आनन, द्विगु कैसे होगा, 10 आनन। त्रिनेत्र, 3 नेत्र कैसे होंगे द्विगु में, तो अगर देखा जाए तो हम लोग अगर पोस्टमार्टम हाउस जाए और वहां पर देखें तो हमको बहुत सारे 10 सर मिल जाएंगे, बहुत सारी 3 क्या, हमको 4 आंखें मिल जाएंगी, 5 आंखें मिल जाएंगी, बहुत सारी आंखें मिल जाएंगी। चतुर्भुज, चतुर्भुज हम लोग एक प्रकार से इस आकृति को समझते हैं, ये है हमारा चतुर्भुज, जो हमारे गणित में यूज होता है इसका, तो ये हो जाएगा हमारा चतुर्भुज। अब थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इनके और अपवादों को लेकर। तो जैसे अगर नदी है, पहाड़ है, अगर जैसे नदी आ जाए, पहाड़ आ जाए, शब्द पहाड़, तो इसमें क्या होगा, अगर नदी पहाड़ आता है और इसके पहले कोई संख्या आती है, जैसे हमने बोल दिया पंच नदी, पंच पर्वत, तो अगर नदी और पहाड़ के पहले संख्या आ जाए, संख्या आ रही है, देख रहे हैं दोनों में आ रही, तो भाई ये आपका सीधे पहुंचेगा अव्ययी भाव समास में। इसको भी आप लोग याद रखना, ये आपका अपवाद है, बहुत बड़ा अपवाद है। ठीक है, जिस प्रकार द्वंद्व में आपने देखे थे बहुत सारे अपवाद हैं, उसी प्रकार आपके द्विगु समास को लेकर भी आपके बहुत सारे अपवाद देखने को मिलते हैं, और ये आपको पेपर टफ करने के लिए ही बनाया जाता है। तो हमने क्या देखा, अगर किसी नदी हो, पहाड़ हो, तो ऐसे प्रकार से अगर इनके पहले कोई संख्या यूज होती है तो वहां पर कौन सा हो जाएगा हमारा, तो वहां पर आपका द्विगु समास नहीं होगा, उसको मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। हाँ, नदी पहाड़ के अलावा और भी कोई शब्द आते हैं किसी के आगे, पंच, कुर्सी, चर, फैन, अरे बहुत सारे उदाहरण आप लोग कॉपी किताब में देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कहीं भी मिल जाए तो आप लोग उसको अव्ययी भाव में लगाइएगा, क्योंकि ये आपका अपवाद स्वरूप देखा गया है। अब बात कर ले थोड़ी सी, अगर बात आ जाए अद्धा, आधा, पौना, सवा, एक, इस प्रकार आ जाए। एक मिनट, अद्धा, पौना, सवा, इस प्रकार हम लोग यूज करते हैं ना, बोलते हैं आधा किलो, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए आधा किलो शक्कर, ऐसे ही तो बोलते हैं। पौवा भर, पौवा भर हमको जीरा चाहिए।
सवा भर हमको आटा चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो हमारी गणितीय संख्या है इनका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बोल दें कि आधा किलो चीनी, या हम बोल दें पाव भर टमाटर, तो ऐसे अगर शब्द आ जाए आपके आधा, पौना, सवा, तो ये हो जाएंगे आपके कर्मधारय समास। अब ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्या याद करें? अव्ययी याद रखें कि द्विगु याद रखें कि हम इसको कर्मधारय याद रखें? धक्के से मचा। चलो देखते हैं क्या है। ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है आधा किलो। किसकी विशेषता बता रहा है? किलो की। किसकी विशेषता? किलो की विशेषता बता रहा है। हमने बोला पौना ईंटा, ईंटा यूज करते हैं ना जो घर बनता है, तो पौना बोलते हैं। पौना ईंटा, तो ईंटे की विशेषता क्या है? पौना। क्यों? विशेषता बता रहा है भैया। जहां विशेषता, विशेषण, विशेष की बात आ जाए वहां आपका कर्मधारय समास होगा। इसको आप लोग दिमाग में रख लीजिए, ठीक है? अगर आपकी विशेषण आ जाए, विशेष आ जाए, तो वहां पर कौन सा होगा? हमारा कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय की परिभाषा होती क्या है तो इसको समझ लेते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम लोग कर्मधारय समास बोलते हैं। इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। एक पद दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? दो पद है और दो पदों में विशेषता किसकी बताई जा रही है? तो ईंट की बताई जा रही है। हमने बोला सवा आटा, सवाओ आटा या सवा आटा, तो दो पदे आटे की विशेषता क्या है? सवा। तो यहां पर कौन सा समास होगा? यहां पर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। अब थोड़ी सी एक चीज और देख लेते हैं। अगर बात आ जाए, देखिए ये आपके कर्मधारय के हैं सारे अपवाद, और ये आपका किसका था? अव्ययी भाव का। अब देख लीजिए एक और अपवाद कभी कभी आ जाता है 3 गुना, है ना, 4 गुना। अब देख तो सब में रहेंगे, सब में यहां भी संख्या मिल रही है, यहां भी संख्या मिल रही है, यहां भी संख्या, लेकिन इन संख्या का द्विग में कोई भी काम नहीं है। अगर वहां पर हम लोग यूज करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर बात करें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा समास? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और कौन सा तत्पुरुष समास? संबंध तत्पुरुष समास। अब ये तो और एक समस्या खड़ी हो गई। अब ये तत्पुरुष है, उसके बाद संबंध तत्पुरुष है, कोई दिक्कत नहीं। जब हम तत्पुरुष आपको बताएंगे तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अब ये जो है हमारा जो संख्यावाची है पूर्व पद, ये आखिर तत्पुरुष बदला कैसे? तो हम कह सकते हैं 3 गुना को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 3 का गुणा, यही तो बोलेंगे। 3 गुना का मतलब क्या होगा? 3 का गुणा। अब ये का कहां पर आएगा? तो भैया इसके लिए हमको कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का की के, संबंध का, समझ में आया है कौन सा तत्पुरुष है? खष्टी। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। हमने बोला 4 का गुना, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। और ये कौन सा हो जाएगा? तो ये भी आपका हो जाएगा संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। तो ये है हमारा पूरा द्विगु समास, किस इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और हमने इसके अपवादों की चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अव्ययी भाव समास को लेकर। तो ये है हमारा अव्ययी भाव समास। चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास में आखिर ऐसी क्या क्या चीजें हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो अव्ययी भाव समास को थोड़ा सा समझते हैं। ये आपका काफी छोटा है क्योंकि अव्ययी भाव समास आपको द्वंद्व में बहुत ज्यादा मिल गया होगा। द्वंद्व के अपवादों में मिला है आपका अव्ययी भाव समास,
आपको द्विगु समास के अंतर्गत भी अव्ययी भाव समास देखने को मिलता है। तो इस समास को हम लोग समझने के लिए इसकी परिभाषा पर ध्यान देंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास का अव्यय कहाँ है, अव्यय ये है आपका, तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, मतलब यहाँ पर पूर्व पद प्रधान होगा, अव्यय, क्योंकि अव्ययी भाव समास है तो आपको अव्यय जरूर मिलेंगे और ये अव्यय पूर्व में ही मिल जाएंगे, लास्ट में नहीं मिलेंगे। उपसर्ग सुने हैं, उपसर्ग जानते होंगे, तो ये उपसर्ग जो लग जाता है वही होता है हमारा अवयव। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होगा उसे हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव समास बोलते हैं। और साथ ही साथ चर्चा ये कर लेते हैं कि इस समास के पूर्व में या इस समस्त पद या समासिक पद के पूर्व में, देखिए समस्त पद, समासिक पद और समास एक ही बात है। इस समस्त पद और समासिक पद के पूर्व में पूर्व पद जो भी होगा वो होगा अव्यय। अव्यय कौन होते हैं? जैसे जो अव्यय यथा, जिनके टुकड़े ही ना किए जाए वही तो अव्यय होंगे। यथा, आ, अनु, इस प्रकार से सारे क्या हो जाएंगे? हमारे अवयव हो जाएंगे और ये हो जाएंगे हमारी अव्ययी भाव समास की परिभाषा। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा? अव्ययी भाव समास की परिभाषा के अंतर्गत जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास, है ना। और पूर्व पद क्या होगा? पूर्व पद आपका होगा अव्यय। पूर्व पद आपका क्या होगा? तो वो होगा आपका अव्यय। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में यहीं पर रखते हैं, क्योंकि हमने इसकी परिभाषा आपको बता दी। अब इनकी उदाहरणों की हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा ना हो जाए, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अव्ययी भाव के उदाहरणों से लेकर इनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।